Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Punit and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. So today topic is theories of attitude formation. Theories के बारे में हम स्टडी करेंगे and firstly we need that what about the attitude. What is attitude? What is attitude? Okay. सो अगर हम एटीट्यूड की बात करते हैं सो बेसिकली एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, मेकअप द पर्सनैलिटी, मेकअप द पर्सनैलिटी। ओके और जो हमारा जो एटीट्यूड होता है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, पॉजिटिवली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसको हम नेगेटिवली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन आवर पर्सनालिटी। ओके सो आइए हम देखते हैं, थोड़ा सा डीपली स्टडी करते हैं बेसिकली। सो पहले हमने पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा, उसकी थ्योरीज के बारे में पढ़ा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो कि क्या क्या हमने पर्सनालिटी की थ्योरी में पढ़ा है। उसके अंदर से सारे पॉइंट्स हमने कवर अप किए, कोई भी सिंगल पॉइंट्स हमने नहीं छोड़ा है। और यहाँ पर भी हम एटीट्यूड के थ्योरी के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। आपको कहीं पर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं और से आपको देखने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल ओवर सारी थ्योरीज का क्रक्स जो है वो मिल जाएगा। सो आइए हम करते हैं अभी स्टार्ट। Attitude is very complex cognitive process like the personality of an individual. The difference between two is that personality is usually thought as the whole person. personality क्या होती है, उसके अंदर आ जाता है आपका whole person। एंड अगर हम attitude की बात करते हैं, attitude में make up the personality. It is very important variable in a human behavior because it constitute an important psychological attributes of individual which shape their behavior. जो एटीट्यूड होता है वो आपके बिहेवियर को शेप देता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपका जॉब के रिगार्डिंग, आपका कोई टास्क के रिगार्डिंग, आपका फैमिली के रिगार्डिंग, अगर आपका जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, गुड पर्सनालिटी होगी, फेवरेबल सिचुएशंस होंगी। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका नेगेटिव जो है, अगर मान लीजिए आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आपकी पर्सनालिटी भी वैसी ही होगी और वैसे ही चीज़ें आपको दिखाई देगी, जो कि हम परसेप्शन के अंदर पढ़ के आए हैं। हमने परसेप्शन का लेक्चर भी ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो परसेप्शन के बारे में ऑल ओवर डिटेल से। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अभी, एटीट्यूड आर इवैल्यूएशन स्टेटमेंट आर एटीट्यूड में ऑल्सो डिफाइंड एज द वे अ पर्सन फील अबाउट समथिंग, अ पर्सन, अ प्लेस, अ कम्युनिटी, अ सिचुएशन और अ आइडिया। इट एक्सप्रेस एन इंडिविजुअल पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग अबाउट सम ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो आपकी फीलिंग होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, और वो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ एटीट्यूड। होप सो आपको सभी को समझ आया होगा मीनिंग एटीट्यूड के बारे में। एंड फर्दर हम बात करते हैं एटीट्यूड एंड ओपिनियन। एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ, एटीट्यूड यहाँ पे आप लिख लीजिए थोड़ा सा, टू रिएक्ट इन सम वे टुवर्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसा आप रिएक्ट करते हो, पॉजिटिव रिएक्ट करते हो, नेगेटिव रिएक्ट करते हो, वो आ जाता है आपका एटीट्यूड के बारे में। और अगर मैं ओपिनियन की बात करती हूँ तो ओपिनियन के अंदर क्या आएगा, एक्सप्रेस द एटीट्यूड, ये आ जाएगा आपका ओपिनियन के अंदर। सो थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, मैंने आपको क्रक्स बता दिया, ऑल ओवर आप इसके अंदर से रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट अगर हम करते हैं एटीट्यूड एंड बिलीफ। अगर एटीट्यूड एंड बिलीफ की अगर बात करते हैं, सो एटीट्यूड का तो मतलब हमें पता ही चल गया कि हम जो रिएक्ट कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। एंड बिलीफ का मतलब यहाँ पे आप लिख लीजिए, एक्सप्लेन द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। यानी कि कोग्निटिव कंपोनेंट, कोग्निटिव का मतलब होता है मेंटलिटी से रिलेटेड, मेंटल लेवल से रिलेटेड आप लगा सकते हो। वो क्या होता है, कोग्निटिव से रिलेटेड होता है, उसको जिसको हम क्या बोलते हैं, बिलीफ बोलते हैं। और यहाँ पे आ जाता है जो हम बिलीव करते हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। यानी कि अगर हम कुछ बातें जो है वो मानते हैं, अगर मान लीजिए अगर हमारे पेरेंट्स मानते हैं, पेरेंट्स सिखाते हैं हमें, तो वो जो बातें हो अगर उनके पीछे कोई फैक्ट या लॉजिक ना भी हो तो भी हम उन बातों को मानते हैं, बिलीव करते हैं, वो होता है हमारा बिलीव। हमारा जो मेंटल लेवल है वो वहीं पे स्टेबल हो जाता है। ओके, कुछ इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, वहाँ से आपको अच्छे तरीके से क्लियर
हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर एटीट्यूड एंड वैल्यू की। एटीट्यूड एंड वैल्यू के अंदर क्या आएगा आपका? वैल्यू के अंदर आता है जब कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपना कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है वैल्यू से रिलेट करके, यानी कि वैल्यू की अगर बात करते हैं लाइक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या होती है आपकी वैल्यू, यानी कि अब जो वैल्यू होती है वो मोरालिटी को शो करती है कि व्हाट इज बैड एंड व्हाट इज गुड। लाइक यहाँ पे बोला इसने द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल जर्नी रिवाइवल द मॉरल साइड ऑफ हिज नेचर, दीज इंक्लूड हिज आइडिया अबाउट व्हाट इज बैड और गुड, व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड बी नॉट डन, जो कि आपको बताता है या फिर जो आपकी वैल्यूज क्या बोलती है, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, कल्चर क्या है। तो वहां से जो आपकी वैल्यू आपको मिली है कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वही सब आता है आपका वैल्यू के अंदर। आइए नेक्स्ट करते हैं अभी हम। इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है एंड प्रीवियस ईयर पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? 3 टाइप के कंपोनेंट होते हैं और इसको ना हम ABC मॉडल भी बोलते हैं, ABC मॉडल। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका इंफॉर्मेशनल और कॉग्निटिव कंपोनेंट। इंफॉर्मेशनल और कॉग्निटिव कंपोनेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा देखिए बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे अगर हम इंफॉर्मेशन कॉग्निटिव कंपोनेंट की बात करते हैं, द इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ बिलीफ, वैल्यू, आइडिया एंड अदर इंफॉर्मेशन अ पर्सन हैज अबाउट द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग किसी भी पर्सन का बिलीफ क्या है, वैल्यू क्या है, आइडिया क्या है और अदर इंफॉर्मेशन जो रिसीव होती है वही आता है आपका इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, लाइक इसने यहाँ पे बोल रखा है कि एक जो पर्सन है वो जॉब करता है, ठीक है, क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, एंड अदर एम्प्लॉय वर्किंग इन द कंपनी दैट इन पर्टिकुलर कंपनी हैज प्रमोशन चांसेस इज वेरी फेवरेबल। और किसी दूसरे पर्सन से पूछ रहा है और वो पर्सन बोल रहा है कि हमारी जो कंपनी के अंदर है ना, अगर आप अच्छे तरीके से काम करते हो तो प्रमोशन के चांसेस जो है वो फेवरेबल है। अब रियलिटी के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये करेक्ट भी हो सकती है और नॉट करेक्ट भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी ना कि आपको प्रमोशन मिले, और मिल भी सकता है, ठीक है। तो सिर्फ क्या हुआ, एक इंफॉर्मेशन के बेस पर, एक इंफॉर्मेशन के बेस पर जो आपका जो एटीट्यूड जो शो हो रहा है वो आता है आपका इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट के अंदर। येट द इंफॉर्मेशन द पर्सन इज यूजिंग इज द की टू हिज एटीट्यूड अबाउट द जॉब एंड अबाउट द कंपनी। और ये जो इंफॉर्मेशन क्या शो कर रही है कि उस पर्सन का जो एटीट्यूड है वो जॉब के रिगार्डिंग और कंपनी के रिगार्डिंग कैसा है, ठीक है। और दूसरे को जो इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है सो वो कैसे कन्वे कर रहा है वो आ जाता है आपका इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट के अंदर। देन अगर हम बात करते हैं फिर इमोशनल और अफेक्टिव कंपोनेंट। इमोशनल एंड इफेक्टिव कंपोनेंट में क्या आएगा आपका, इसके अंदर आ जाता है, जैसे कि आप सीधा एग्जांपल पे चलिए तो बेटर समझ में आ जाएगा। आई लाइक दिस जॉब बिकॉज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इन हिज कंपनी इज वेरी गुड। अब इमोशनली अटैचमेंट का मतलब यहाँ पे आ जाता है, इट इन्वॉल्व पर्सन फीलिंग इमोशन अबाउट द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। इट इज मे बी, जो हमारा जो इमोशनल जो एटीट्यूड होता है वो हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है एंड न्यूट्रल। पॉजिटिव का मतलब हम क्या सोच रहे हैं कंपनी के बारे में, पॉजिटिव सोच रहे हैं, हम इमोशनली अटैच है। कई बार जो हम काम करते हैं काफ़ी सालों से, कई जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काम करते हुए आ रहे हैं तो वो क्या है, इमोशनली अटैच है उस कंपनी से। उनको लगता है कि अगर आप कंपनी के अंदर काम करते हो तो फ्यूचर के अंदर कंपनी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। तो ये क्या हुआ, एटीट्यूड पॉजिटिव। नेगेटिव में उनको लगता है कि हमसे काम करवाया जा रहा है, हमें सैलरी वगैरह ज़्यादा नहीं दे रही, तो उनका नेगेटिव होता है। और कुछ जो एम्प्लॉय होते हैं उनका न्यूट्रल रहता है, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, जो काम दे दिया वो कर दिया, बदले में उनको सैलरी मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट हम थर्ड वन की बात करते हैं, बिहेवियर कंपोनेंट। बिहेवियर कंपोनेंट के अंदर आता है इट्स द वे, यहाँ पे आप लिख लीजिए, इट्स द वे हाउ पीपल एक्ट और बिहेव इन पर्टिकुलर मैनर। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या क्या होता है बिहेवियर के अंदर, कि आपका बिहेव कैसा है टुवर्ड एनी ऑब्जेक्ट के टुवर्ड, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखिए आप, द बिहेवियर component कंसिस्ट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द पर्सन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर टुवर्ड अ ऑब्जेक्ट अ कंसर्न इंडिविजुअल। अब वो केसेस जो भी हमने केसेस पढ़े हैं
उसके अंदर मे बी डिसाइड टू टेक अप द जॉब बिकॉज गुड फ्यूचर परस्पेक्टिव, आप क्यों जॉब को आप प्रेफर कर रहे हो, क्यों आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो, क्योंकि आपको फ्यूचर के अंदर उस जॉब की में उस कंपनी में क्या दिख रही है, फ्यूचर ग्रोथ दिख रही है। तो वहाँ पे आप कैसा बिहेव करते हो, कैसा एटीट्यूड रखते हो, वो आ जाता है आपका बिहेवियर कंपोनेंट के अंदर। तो ये हमारे 3 टाइप के कंपोनेंट होते हैं जिसको हम एबीसी मॉडल भी बोल देते हैं। पेपर में पूछा जा सकता है एबीसी मॉडल की जो फुल फॉर्म है वो बताइए। ए से इफेक्टिव, बी से बिहेवियर और सी से कॉग्निटिव। ये सब मिलके क्या बनता है, आपका एटीट्यूड बनता है। देन अभी हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड। अब हम पढ़ते हैं कि हम किन किन तरीकों से मेजर कर सकते हैं एटीट्यूड को। ओके, अब मान लीजिए अगर हमें एटीट्यूड को मेजर करना है, किसी भी पर्सन के एटीट्यूड को, तो उसके लिए मेजरमेंट के लिए कुछ स्केल होना चाहिए ना। क्या स्केल बनाया गया है कि जिससे हम एटीट्यूड का पता लगा सके, जिससे हम एटीट्यूड के बारे में जान सके। तो आइए हम पढ़ते हैं। फर्स्ट स्केल है हमारा एटीट्यूड सर्वे। एटीट्यूड सर्वे के अंदर आइए, सबसे पहले एटीट्यूड सर्वे में क्या बोला गया है इसके अंदर, it is the most commonly used technique for measuring attitude. In an attitude survey, the investigator provide a question or ask series of question on the telephone. यहाँ पे क्या करता है, एक सीरीज रखता है क्वेश्चंस की जो कि पूछे जाते हैं और वो रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स करता है। और रिस्पोंडेंट शो हिज और हर एटीट्यूड बाय आंसरिंग ऑफ द सीरीज। और जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर। ओपन एंडेड कौन से होते हैं, ओपन एंडेड का मतलब होता है जो आप पैराग्राफ के अंदर लिखते हो। क्लोज एंडेड का मतलब होता है जिसके आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, वो होते हैं आपके क्लोज एंडेड। तो इससे भी आप एटीट्यूड का पता लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है फिर रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल के अंदर क्या होता है, जब आप कुछ रेट असाइन कर देते हो उसको हम बोलते हैं रेटिंग स्केल। बट रेटिंग स्केल के अंदर सेवरल टाइप के एटीट्यूड स्केल दे रखे हैं, बट 2 मोस्ट कॉमनली यूज आर थ्रस्टोन और लिकर्ट स्केल नेम आफ्टर दिस ऑथर। इसने क्या बोला कि वैसे तो बहुत सारे स्केल बताए गए हैं, बट जो 2 स्केल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं। उनके अंदर से सबसे पहले आपका रहेगा थ्रस्टन स्केल रहता है। इस स्केल के अंदर आप मेजर कैसे कर सकते हो। थ्रस्टन 1929 इज credited with having first created the attitude मेजरमेंट मेथोडोलॉजी। ही कंसीडर टू बी फादर ऑफ एटीट्यूड स्केल। ये आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ एटीट्यूड स्केलिंग कौन है। तो थ्रस्टन स्केल को आप बोलोगे कि ये फादर ऑफ एटीट्यूड स्केलिंग माना जाता है। ही डेवलप द अर्लीस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग द एटीट्यूड टुवर्ड रीजन। इट मेड अप ऑफ स्टेटमेंट अबाउट द पर्टिकुलर इशू एंड ईच स्टेटमेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। ईच स्टेटमेंट को क्या दी जाती है, न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पे क्या पर्टिकुलर रेंज दे दी जाती है और फिर कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिसाइड कर लिए जाते हैं जो कि आपके एटीट्यूड को शो करेगा। लाइक 1 से लेके और 5 तक की रेंज, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 इस तरीके के रेंज दे दी जाती है। और यहाँ से आप क्या करते हो, फिर स्केलिंग दे रहे हो। लाइक अ पर्सन इज टर्मिनल इलनेस हैज अ राइट टू डिसाइड टू डाई 4.15, इंड्यूस डेथ ऑफ द मेरी merciful reason is wrong 1.65, a person should not be keep alive by machine 2.44। तो इस तरीके से स्केलिंग पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, वो होता है आपका थ्रस्टोन स्केल के अंदर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट अभी हम पढ़ते हैं लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल के अंदर क्या बताया गया है, लिकर्ट स्केल के अंदर आता है आपका विच मेक दिस सिंपलर अलो participant to make a range of possible response usually in the form of the 5 point ranging from strongly agree, disagree, undecided and to disagree, strongly disagree। उसके अंदर पॉइंट्स दिए जाते थे, बट इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर आपको दे दिया गया कि कोई भी स्टेटमेंट दे दी। लाइक यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया मैंने, इसका भी आपको पर्टिकुलरली अच्छे तरीके से समझने के लिए। पीपल हु कमिट मर्डर शुड बी हैंग्ड। यहाँ पे आप स्ट्रांगली एग्री हो, नाइदर एग्री, नो डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री। ट्रायल ज्यूरी शुड बी अबॉलिश, स्ट्रांगली एग्री, नाइदर एग्री, नो डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ये सब क्वेश्चनिंग जो पूछे जाते हैं, इनसे फिर क्या किया जाता है, एटीट्यूड मेजर किया जाता है कि आपका जो एम्प्लॉयज है या जिसपे आपने सर्वे किया है उनका एटीट्यूड कैसा रहता है। ओके, तो ये आएगा आपका किसके अंदर, लिकेट स्केल के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गुटमैन स्केल की, हम बात करेंगे।
जो गुटमैन स्केल है, लुइस गुटमैन 1947 में दिया गया था, डेवलप स्केल मच लाइक लिकर्ट एंड थ्रस्टन, इस जैसा ही स्केल है, बट ही प्लेस्ड एक्सट्रीम स्ट्रेस ऑन द इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग ओनली अ सिंगल ट्रेट के बेसिस पे मेजर किया जाता है. इट इज कॉल्ड अ यूनिडायमेंशनलिटी, अ सिंगल डायमेंशन अंडरलाइन द रिस्पॉन्स टू द स्केल. गुटमैन insight was the one dimensional scale that those who agree with more extreme test item would also be agree to less extreme item. ओके मैं इसको आपको एग्जांपल देके बता देती हूँ, आपको बेटर तरीके से समझ आ जाएगा. जैसे मान लीजिए आपने कॉलेज के अंदर असाइनमेंट दिए होंगे, ठीक है. सो असाइनमेंट के अंदर क्या होता है कि टीचर्स आपसे क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चंस पूछते हैं. तो मान लीजिए आपने फर्स्ट का रिप्लाई कर दिया, ठीक है, तो आपसे क्या किया जाएगा, दूसरा क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा. दूसरे का रिप्लाई कर दिया, तीसरा क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, ठीक है. बट मान लीजिए सेकंड स्टूडेंट ने फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया, सेकंड का क्वेश्चन का रिप्लाई गलत किया, क्या थर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा. अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट क्वेश्चन का ही रिप्लाई गलत दिया, बहुत ईजी सा क्वेश्चन पूछा, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा और वहां पे रिप्लाई जो है वो गलत दिया, तो आगे के जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे. ये इस तरीके का जो मेजरमेंट है वो करता है गुटमैन स्केल मेथड से किया जाता है, जहाँ पे आपसे क्वेश्चनिंग पूछी जाती है और फिर आपको स्कोर दिया जाता है. लाइक यहाँ पे आपको स्कोरिंग दे दी जाती है टोटल करके. यहाँ पे मान लीजिए इसने सारे क्वेश्चन बता दिए, 4 स्कोर, यहाँ पे 3 2 1 इस तरीके से स्कोरिंग दी जाती है. नेक्स्ट फिर आता है आपका बिगर्ड्स सोशल डिस्टेंस स्केल. सोशल डिस्टेंस के अंदर क्या आएगा, हमारा जो एटीट्यूड है वो सोसाइटी के रिलेटेड या फिर जो हमारी रिलेशनशिप है सोसाइटी के अंदर उनमें कितना डिस्टेंस रहता है, उसके अकॉर्डिंग भी एटीट्यूड को डिस्क्राइब किया गया है, उसके अकॉर्डिंग भी हम एटीट्यूड को मेजर कर सकते हैं. लाइक एज क्लोजर रिलेटिव बाय मैरिज 1.00, एज क्लोज पर्सनल फ्रेंड 2.00, नाइबर ऑन द सेम स्ट्रीट 3.00, को वर्कर इन द सेम ऑक्यूपेशन 4.00, एज सिटीजन इन माई कंट्री 5.00. ठीक है, तो ये आता है आपका सोशल डिस्टेंस स्केल के अकॉर्डिंग. आपका अगर एटीट्यूड आपको मेजर करना हो तो उसके अंदर आ जाता है. स्केलिंग आपको ध्यान रखनी है, स्केलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है और स्केलिंग के अंदर कैसे हम मेजरमेंट करते हैं वो चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है. सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, इसके अंदर क्या होता है, ओसगुड स्केल 1957 के अंदर सजेस्ट किया गया था दैट पीपल एटीट्यूड अलोन 3 डायमेंशन इवेल्युएशन, बैड और गुड, potency, strong and weak, activity, active and passive. To measure of each of these 3 dimensions, they develop symmetric differential as scale consisting of number of different dimension against which the attitude object can be evaluated. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आएगा आपका, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप एटीट्यूड को मेजर कर रहे हो, कोई प्लीजेंट है और अनप्लीजेंट तक कितना है. लाइक यहाँ पे अगर आप दे देते हो 1 2 3 4, ओके, प्लीजेंट है वो कितना है, 1 है 2 है, आप कितने एग्री हो उससे, वो अनप्लीजेंट तक कैसे बनता हुआ जा रहा है. तो ये एक स्केलिंग होती है, आपको एक स्केल मेजर करते हो आप, स्ट्रॉन्गली, वीक कितना है, फास्ट स्लो, एक्टिव पैसिव, हार्ड सॉफ्ट, गुड बैड. ठीक है, तो ये भी क्या होती है, एक स्केल होता है जहाँ से आपको पता चलता है एटीट्यूड को आपको किस तरीके से मेजर करना है, फेवरेबल है या फिर अनफेवरेबल है. नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट करते हैं हम फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट. फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट कैसे होता है एटीट्यूड का, मान लीजिए आपने कुछ बातें कही या फिर कुछ टास्क दिया, वहाँ से आपका स्किन रिस्पॉन्स कैसा है, पल्स रेट, रिलेशन ऑफ प्यूपिल एटसेट्रा. सो वहाँ से क्या होता है, आपका एक्शन रिएक्शन पता चलता है, बॉडी लैंग्वेज से आपका पता चलता है कि आपका एक्शन रिएक्शन क्या है. तो वो होता है आपका फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट, जहाँ से आपके एटीट्यूड को मेजर किया जाता है. मान लीजिए आपने बहुत अच्छा काम किया और आपकी उसमें तारीफ नहीं की गई, तो आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसी से पता लग जाता है कि आपको जो बिहेवियर है वो पसंद आया है या फिर नहीं आया. वो क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट होते हैं. देन आता है बिहेवियर मेजरमेंट. बिहेवियर से हम कैसे मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे बिहेवियर के अंदर आ जाता है, देखिए, द मेथड ऑफ द ड्राइव एटीट्यूड मेजर फ्रॉम द ओपन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पैटर्न, यानी कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी भी पर्सन के बिहेवियर को, तो वहाँ से भी हमें एटीट्यूड का पता चलता है. कोग्निटिव मेजर में क्या आता है, कोग्निटिव होता है आपका मेंटल लेवल से
मेंटल लेवल से रिलेटेड होता है, ठीक है। कोग्निटिव में यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम किसी का एटीट्यूड मान लीजिए मेजर कर रहे हैं, सो हमारी मेंटेलिटी क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, ठीक है। अ न्यू टेस्ट हैज डेवलप्ड टू टेप आवर इम्प्लीसिट एटीट्यूड। इम्प्लीसिट एटीट्यूड का मतलब होता है हम जो खुद का जो एटीट्यूड होता है हमारा, हमारे अंदर सेल्फ कंसेप्ट एंड अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर कोग्निटिव सिस्टम। हमारे कोग्निटिव सिस्टम के जो है वो हमारे कोग्निटिव जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से हम किसी के एटीट्यूड को मेज़र कर रहे हैं। ओके, होप सो आपको यहाँ तक सब क्लियर हुआ होगा, सब समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, और बाकी आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने चीज़ों को। और अभी हम करेंगे थ्योरीज ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन, क्योंकि थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है और थ्योरीज के अंदर से क्वेश्चन बनने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो आपको जो थ्योरीज है वो अच्छे तरीके से करनी है, अच्छे तरीके से समझनी है। ओके, आइए सबसे पहले हम करते हैं कोग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी। कोग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी के अंदर क्या आता है, देखिए पढ़ते हैं हम। रिसर्च हैज जनरली कंक्लूड दैट पीपल सिंग कंसिस्टेंसी अमंग देयर एटीट्यूड एंड बिटवीन देयर एटीट्यूड एंड देयर बिहेवियर। किन किन के बीच में पढ़ेंगे हम, बिटवीन देयर एटीट्यूड एंड देयर बिहेवियर, यानी कि एटीट्यूड कैसा है और आप बिहेव कैसा करते हो उसके बीच में कंसिस्टेंसी कैसे हो, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। दिस मीन्स दैट द पीपल सिंग टू रिकॉन्सिल डाइवर्जेंट एटीट्यूड एंड अलाइन देयर एटीट्यूड एंड बिहेवियर so that they are appear rational and consistent. When there is an inconsistence, force are initiated to return the individual to the equilibrium state where attitude and behavior again कंसिस्टेंट। अगर मान लीजिए हम सेटिस्फाई नहीं है, या जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है, जिस चीज़ में हम सेटिस्फाई नहीं है जो टास्क करके, अगर वो टास्क करते हैं तो जो हमारा बिहेवियर है वो कंसिस्टेंट नहीं रहता। और जिस टास्क में हम कंफर्ट होते हैं, जो हम इजीली कर देते हैं, उसके अंदर जो हमारा बिहेवियर है वो क्या रहेगा, कंसिस्ट रहेगा। दिस इज डन बाय आइदर altering the attitude or behavior or by developing rationalization for the disparity. The cognitive consistency theory are concerned with inconsistency that arise between related belief, bit of knowledge and evaluation about the object and the इश्यूज। ओके, अब जो अगर हम कंसिस्टेंसी जो थ्योरी पढ़ते हैं, इसके अंदर फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फर्दर आपकी कोग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी को, कि किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं बिहेवियर को और एटीट्यूड को। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे बैलेंस थ्योरी। बैलेंस थ्योरी के अंदर जो दी गई थी बैलेंस थ्योरी, एफ हेडर प्रोवाइड करता है आपकी बैलेंस थ्योरी। इसके अंदर क्या बताया गया है कि हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं सिचुएशंस के साथ। थ्योरी इज बेसिकली कंसर्न विद कंसिस्टेंसी रख सकते हैं इन द जजमेंट ऑफ पीपल एंड द इशू दैट आर लिंक्ड बाय सम फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर 3 एलिमेंट इन एटीट्यूड फॉर्मेशन। 3 एलिमेंट लिए गए हैं। 3 एलिमेंट कौन कौन से लिए गए, बिटवीन ऑफ 3 एलिमेंट, द पर्सन, द अदर पर्सन, द इम्पर्सनल एंटिटी। ओके, और इनके अंदर 2 जेनेरिक टाइप ऑफ रिलेशनशिप दिखाए गए हैं, सेंटिमेंटल रिलेशनशिप एंड यूनिट रिलेशनशिप। सेंटिमेंटल रिलेशनशिप है, उसके अंदर आप लिख लीजिए, उसके अंदर क्या आएगा, हाउ पीपल फील अबाउट समथिंग, यानी कि कोई भी जो पर्सन है वो कैसा फील करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, इमोशनली अटैच है। ओके, तो वो आ जाता है सेंटीमेंट रिलेशन के अंदर। और यूनिट रिलेशन के अंदर क्या आएगा आपका, यूनिट रिलेशन में आप लिख सकते हो एक्सप्रेस द फैक्ट। 1 मिनट में यहाँ से रफ कर देती हूँ, आप साथ के साथ लिख लेना। यहाँ पे आएगा एक्सप्रेस द फैक्ट एज बिलोंगिंग टुगेदर, यानी कि कुछ फैक्ट को एक्सप्रेस करना जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है। पीपल आर टेकन एज बिलोंगिंग नेक्स्ट टुगेदर इफ दे आर बिलोंग सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, अटेंड द सेम स्कूल और सेम अदर कॉमन बॉन्ड। ओके, तो ये सब आ जाता है आपका यूनिट रिलेशन के अंदर। यहाँ से आप रीड आउट भी कर सकते हो, मैंने आपको क्रक्स बता दिया है। सो सेम एज इट इज दिया हुआ है, कुछ भी अलग नहीं दिया हुआ।
ओके, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी थ्योरी के बारे में। देखिए इसके अंदर क्या दिया गया है, इसके अंदर 3 रिलेशनशिप दिए गए, द पर्सन, द अदर पर्सन, द इम्पर्सनल एंटिटी। ओके, अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अ पर्सन कंसिस्टेंटली आर्ग्यू दैट क्वालिटी ऑफ इंडियन कार इज नॉट अप, यानी कि जो क्वालिटी है जो इंडियन कार की वो ज़्यादा अच्छी नहीं है कंपेरिजन टू द इम्पोर्टेड कार। बट क्या किया, जो पर्सन है उसके फादर ने गिफ्ट में दे दी है आपको मारुति कार। इन दिस सिचुएशन 3 एलिमेंट, द पर्सन, हिज फादर एंड कार, ये क्या हो गया, पर्सन हो गया, द अदर पर्सन, द इम्पर्सनल एंटिटी। ओके, सो अब हम इनको बैलेंस में कैसे लेके आएंगे, क्योंकि पर्सन को लगता है कि जो इंडियन कार्स है उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है रेदर देन द इम्पोर्टेड कार, बट इसके फादर ने क्या कर दिया, गिफ्ट दे दिया इसको। ओके, मारुति कार गिफ्ट दे दिया। अब किस तरीके से हम एटीट्यूड को बैलेंस करेंगे, देखिए तो यहाँ पे बोला टू ब्रिंग द बैलेंस इन दिस सिचुएशन ही विल आइदर चेंज इन हिज नेगेटिव रिलेशन विद मारुति कार, या तो आप मारुति कार के साथ आप अपना रिलेशन जो है वो चेंज कर लीजिए। ओके, आपको लगनी चाहिए कि ठीक है चलो मारुति कार ये भी खराब नहीं है, एंड ही आस्क्ड टू फादर ही चेंज हिज एटीट्यूड, या फिर क्या बोलना चाहिए इसने बोला कि या फिर आपके फादर को एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। ओके, एंड हिम एन इम्पोर्टेड कार, या तो क्या बोले अपने फादर को कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इम्पोर्टेड कार चाहिए। ओके, या फिर क्या बोले, दस इफ अ पर्सन स्टार्ट सेइंग, या फिर उस पर्सन को ये बोलना स्टार्ट कर देना चाहिए कि मारुति कार इज नॉट सो बैड, कि मारुति कार है वो भी बैड नहीं होती। इट मीन्स दैट ही हैज चेंज हिज रिलेशन, उसने अपना रिलेशन चेंज कर दिया, एंड ब्रोट इज अ बैलेंस इन द सिचुएशन, और जो वो थ्योरी है जो आपकी सिचुएशन है वो क्या आ गई, कंट्रोल में आ गई। ठीक है, यही होता है ना, अगर मान लीजिए आपका किसी चीज़ के रिगार्डिंग एटीट्यूड है वो नेगेटिव है, तो या तो आप उस पर्सन को बोल दीजिए कि इसको चेंज कर दीजिए, या फिर आप अपना खुद का बिहेवियर चेंज कर लीजिए, तो फिर क्या हो जाता है, जो एटीट्यूड है वो आपका बैलेंस में आ जाता है। सो यही बोलती है आपकी बैलेंस थ्योरी कि हम कैसे बैलेंस में कर सकते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा एक बार और मैं आपको करवा देती हूँ, यहाँ से क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से, फिर आप खुद से पढ़ोगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है, in this 3 element system balance exists if all the 3 relation are positive और 2 relation are negative and 1 is positive। जो बैलेंस में जो थ्योरी होगी, जो बैलेंस में एग्जिस्ट करेगा वो कब करेगा, या तो तीनों ही रिलेशनशिप पॉजिटिव, या फिर 2 रिलेशन पॉजिटिव हो एंड 2 रिलेशन नेगेटिव एंड 1 रिलेशन इज पॉजिटिव, देन भी आप बैलेंस कर सकते हो। देयर इज इम्बैलेंस, इम्बैलेंस कब होगा, इफ देयर इज 3 रिलेशन आर नेगेटिव, तीनों ही रिलेशन नेगेटिव है, और इफ 2 रिलेशन आर पॉजिटिव 1 रिलेशन आर नेगेटिव, देन भी बैलेंस स्टेज ही रहेगी। पीपल ट्रेंड्स टू द परसीव अदर ऑब्जेक्ट लाइक टू देम सो दैट द सिस्टम तो भी बैलेंस। तो इसने यही बताया गया है कि अगर मान लीजिए आपका जो भी आपका पर्सन इम्पर्सनल और पर्सन अदर पर्सन एंड इम्पर्सनल एंटिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो आपकी बैलेंस में रहती है, अदरवाइज आपका इनबैलेंस में रहता है। और अगर मान लीजिए आपका जो इम्बैलेंस रहता है तो अनस्टेबिलिटी रहेगी, तो आपका एटीट्यूड जो है वो भी क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। कुछ क्रिटिसिज्म किए गए हैं तो पढ़ लीजिए, इसका कुछ अलग नहीं है। इसने यही बोला है कि दिस थ्योरी डज नॉट कंसीडर द डिग्री ऑफ सेंटिमेंटल और यूनिट रिलेशनशिप नोर द रिलेवेंस द परसीवर ऑफ द एलिमेंट इन रिलेशन as consequences no degree of balance और imbalance and not possible to quantitative prediction। यहाँ पे possible नहीं है quantitative prediction करना। then second अगर हम बात करते हैं, second आती है आपकी कॉन्ग्रेटिव थ्योरी। कॉन्ग्रेटिव थ्योरी के अंदर क्या बोलता है, कॉन्ग्रेटिव का मतलब होता है अनुरूपता। ओके, तो ये जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, C.E. ओसगुड एंड P.H. टेनेबम के द्वारा दिया गया था। हैज प्रपोज द कॉन्ग्रेटिव थ्योरी ऑफ एटीट्यूड विच इज सिमिलर टू द बैलेंस थ्योरी। बैलेंस थ्योरी के जैसा ही सिमिलर है बट थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर फोकस किया गया है on the change in evaluation of source and a concept that is linked by an associative or disassociative ascertain के द्वारा इनको लिंक किया गया है सोर्स एंड कंसेप्ट को। कॉन्ग्रेटिव एग्जिस्ट, कॉन्ग्रेटिव कब एग्जिस्ट करता है, जब सोर्स और जो कंसेप्ट है दोनों पॉजिटिव एसोसिएटेड हो, दोनों पॉजिटिव रिलेटेड हो। अगर सोर्स और कंसेप्ट जो है वो नेगेटिव हो गए तो आपकी क्या होगी, नेगेटिव कॉन्ग्रेटी होगी। ओके, तो यही बताया गया है इसके बारे में। और नेक्स्ट इसने बोला
Congruity is a stable state and incongruity is a unstable state. As the result, incongruity lead to the change the attitude. Incongruity किसको lead करती है कि आप अपना attitude क्या कीजिए, change कीजिए. This theory state that how much change should be their attitude toward the source and concept so the incongruity is a resolve. Okay, तो इसका एक अगर हम एग्जांपल की अगर बात करते हैं, मान लीजिए कोई भी दो फ्रेंड है, अगर मान लीजिए उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, दोनों के ऊपर ही क्या पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ना. अब ये तो पता ही नहीं है कि किसकी गलती है. अब कुछ लोग तो एक पर्सन की गलती बताते हैं, कुछ लोग बी की गलती बता रहे हैं. अब एग्जैक्टली तो नहीं पता कर सकते ना आपकी एक ही पर्सन की गलती है. ओके, कोई भी दो पर्सन्स के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है तो जो आपके जो आधे जो लोग होते हैं वो एक की गलती बताते हैं और आधे लोग दूसरे की गलती बताते हैं. ये तो नहीं है कि किसी भी केस में कि सिंगल एक ही पर्सन का फेवर या अनफेवर लिया जा रहा है. ओके, तो उसके अंदर क्या होता है, या तो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं आपके, या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे. अगर नेगेटिव है तो दोनों ही नेगेटिव होंगे. इसके अंदर यही बताया गया है. सो अगर वो अनस्टेबल है तो उनको अपने एटीट्यूड को चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट अगर बात करते हैं इफेक्टिव कोग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी, इसके अंदर क्या आएगा ये जो थ्योरी दी गई थी M.I. रोजर्स ब्रेन के द्वारा दी गई थी, हैज सजेस्टेड दैट इफेक्टिव कोग्निटिव, जहाँ पे कोग्निटिव वर्ड आ जाता है ना, ये मेंटल लेवल से रिलेटेड होता है, मेंटल एबिलिटी से आप बोल सकते हो रिलेटेड होता है. तो इसके अंदर क्या बताया गया आपका, इसने बोला कि इन दिस theory man concern with what happen within the individual when the attitude change. It is assumed that relationship between affective and cognitive component of attitude change when a attitude is altered. ओके, तो इसके अंदर बेसिकली बताया गया है कि जो इंडिविजुअल के खुद के अंदर जो चेंज आते हैं वो किस थ्योरी के अंदर आएगा, अफेक्टिव कोग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी के अंदर आते हैं आपके. यानी कि आप बोल सकते हो ओवरऑल जो एटीट्यूड के अंदर कुछ भी चेंज आता है. ओके, यानी कि मान लीजिए कि किसी भी पर्सन के अंदर कोई चेंज आ रहा है. अगर मान लीजिए आप सोचते हो कि आपको कॉलेज के अंदर पंचुअल जाना चाहिए, आपके अंदर जो चेंज आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, आपकी मेंटल एबिलिटी के कारण आ रहा है, आपने खुद ने सोचा तभी आ रहा है ना. तो वो होता है आपका इफेक्टिव कोग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी होती है. इसने बोला कंसर्न विद द कंसिस्टेंसी बिटवीन अ पर्सन ओवरऑल एटीट्यूड और इफेक्ट टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपका जो इफेक्ट पड़ रहा है और आपके एटीट्यूड का इफेक्ट पड़ रहा है, और इशू एंड हिज बिलीफ अबाउट द रिलेशनशिप इन हिज जर्नल वैल्यू. ये आता है आपका इफेक्टिव कोग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी के अंदर. नेक्स्ट हम करते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इसके फेवर के अंदर. तो क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे बोला गया है कि फर्स्ट पॉइंट इज a person affect toward or evaluation of the attitude object trends to be consistent with his cognitive structural component. जब भी कोई पर्सन अपने एटीट्यूड को चेंज करता है तो वो अपनी सोच के कारण क्या कर रहा है, अपने एटीट्यूड को चेंज कर रहा है. सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे बोला गया व्हेन देयर इज इनकंसिस्टेंसी बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ टॉलरेंस द इंडिविजुअल मोटिवेट टू रिड्यूस. अगर मान लीजिए कोई जो पर्सन है वो इनकंसिस्टेंसी फील कर रहा है और एक पॉइंट के बाद जो टॉलरेशन की जो पावर है उसकी वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद वो उसकी जो इफ़िशेंसी है काम करने की वो भी डिक्रीज हो जाती है. इसलिए वो कंसिस्टेंस पे आने की क्या करेगा, कोशिश करेगा. थर्ड पॉइंट इसने बोला द थ्योरी द सजेस्ट दैट चेंज इन एन इफेक्टिव component produce change in the cognitive component in order to bring about the consistency between two. ये थ्योरी क्या बोलती है, सजेशन देती है कि इफेक्टिव कंपोनेंट और कोग्निटिव जो कंपोनेंट है उनके बीच में आपको बैलेंस रखना चाहिए, और किस तरीके से आप बैलेंस रख सकते हो. द थ्योरी ऑल्सो सजेस्ट द परसीव कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बीन यूज टू चेंज द एटीट्यूड. अगर मान लीजिए कोई भी जो पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है वहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपका जो एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए. अगर आपको कम्युनिकेशन कर रहा है, कोई मोटिवेशन के रिगार्डिंग आपको बता रहा है, तो आपको पता चल जाता है कि ये मेरे को क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, मेरे को कुछ गोल ओरिएंटेड बातें समझा रहा है, तो वहां से आपको एटीट्यूड पता चल जाता है. नेक्स्ट आती है आपकी कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी.
कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी के अंदर क्या आता है, ये दी गई है, लोएन फ्रेस्टिगर ने दी है इन लेट 1950, प्रपोज द थ्योरी ऑफ द कोग्निटिव डिसोनेंस एंड डिसोनेंस मीन्स एन इनकंसिस्टेंसी। डिसोनेंस का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी मतलब होता है, एंड कोग्निटिव डिसोनेंस रेफर्स टू द इनकम्पैरेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल माइट परसीव बिटवीन टू और मोर ऑफ हिज एटीट्यूड और बिटवीन हिज बिहेवियर एंड एटीट्यूड। ओके, तो इसके अंदर क्या आता है, डिसोनेंस का मतलब यहाँ पे आप लगा सकते हो, यानी कि मेंटलिटी से रिलेटेड, कोग्निटिव का तो मतलब हो गया। यहाँ पे क्या होता है, सम एग्जांपल की अगर मैं बात करती हूँ तो लाइक मान लीजिए कुछ जो लोग बोलते हैं वो बोलते हैं हम क्या है, एनिमल लवर है, एनिमल लवर है, और वो क्या करते हैं, वो नॉन वेज खाते हैं, ठीक है। सो एक साइड तो क्या बोल रहे हैं वो कि वो एनिमल लवर है, और दूसरी साइड क्या कर रहे हैं, वो नॉन वेज खाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, इनकंसिस्टेंसी की फीलिंग आ जाती है, जहाँ पे आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है, कि एक साइड तो आप कुछ ही बोल रहे हो और एक साइड आप जो यूज कर रहे हो वो कुछ ही कर रहे हो। तो वहाँ पे क्या सिचुएशन आ जाती है, कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए यहाँ इसकी कुछ प्रोसेस रहती है, मैं लिखवा देती हूँ आपको। इनकंसिस्टेंसी देन आप फील क्या करते हो, फील करोगे आप डिस्कम्फर्ट एंड अटेम्प्ट टू रिड्यूस डिसोनेंस। ओके, यानी कि आपको क्या लगती है, इनकंसिस्टेंसी लगती है, उसके बाद आप फील करोगे डिस्कम्फर्ट, फील करोगे आप जब भी नॉन वेज खाओगे। तो यहाँ पे क्या, तो आप कोशिश करोगे उसको रिड्यूस करने के लिए, और कंसिस्टेंसी पे आने की आप क्या करोगे, कोशिश करोगे। तो ये आ जाता है आपका कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है ये फर्स्ट थ्योरी, कोग्निटिव कंसिस्टेंस थ्योरी। इसके फर्दर कुछ पार्ट्स थे वो भी हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, तो इसके अंदर से आपका कोई भी कंसेप्ट नहीं रहा है रिमेनिंग। सो आइए हम नेक्स्ट थ्योरी करते हैं, फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी के अंदर क्या आता है, द फंक्शनल थ्योरी कंसीडर हाउ एटीट्यूड एंड एफर्ट आर रिलेटेड टू द मोटिवेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडिविजुअल। फंक्शनल थ्योरी के अंदर क्या कंसीडर किया जाता है कि किसी का जो एटीट्यूड है, जो आप एफर्ट लगा रहे हो, वो किसके रिलेशन में लगा रहे हो, या फिर आप मोटिवेशनल स्ट्रक्चर क्या है किसी भी पर्सन का। दिस थ्योरी फोकस ऑन टू थिंग्स, दो चीज़ों पे ये थ्योरी जो है वो फोकस करती है, क्या क्या, द मीनिंग ऑफ इन्फ्लुएंस सिचुएशन, इन्फ्लुएंस आप होते हो किसी भी सिचुएशन से, प्रभावित होते हो, इन टर्म ऑफ टू काइंड्स ऑफ द मोटिवेट दैट इज अरोज एंड द इंडिविजुअल मेथड ऑफ कोप एंड अचीविंग द गोल। उसको जो भी आपका गोल होता है, जो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उस चैलेंजेस को फेस करते हो और अपने गोल को क्या कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसके अंदर आएगा, कुछ इसके अंदर बातें बताई गई है इस थ्योरी के अंदर, फर्दर इसको भी डिवाइड किया गया। लाइक देखिए हम पढ़ते हैं, लाइक इसने बोला यहाँ पे, केलमैन गिव अनदर अप्रोच अबाउट द फंक्शनल अप्रोच ऑफ एटीट्यूड, ही हैव डिस्टिंग्विश्ड थ्री प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज। दिस थ्योरी इज डायरेक्टेड टुवर्ड द टाइप ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट अकरेंस इन सोशल इन्फ्लुएंस सिचुएशन। यानी कि ये जो थ्योरी है इसमें किसके बारे में बताया गया है, सोशल रिलेशनशिप के बारे में, एंड सोशल इन्फ्लुएंस कैसे करती है सोसाइटी के अंदर आपको सिचुएशंस, उनके बारे में, और कैसे आप डील करते हो। सो द बेसिक चेंज इन एटीट्यूड ऑफ डिस्कस एज फॉलो। फर्स्ट आता है यहाँ पे कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स के अंदर क्या आएगा, अगर हम फर्स्टली अगर बात करते हैं कंप्लेंट्स की, तो कंप्लेंट्स में आ जाता है, एटीट्यूड बदलने के पीछे आपके बहुत सारे फैक्टर होते हैं या बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पढ़ के देखिए, यही सेम स्टेटमेंट बताई गई है, अकरेंस व्हेन द एटीट्यूड इज फॉर्म्ड और चेंज इन ऑर्डर टू गेन और फेवरेबल इंप्रेशन फ्रॉम अदर पर्सन और अ ग्रुप। कंप्लेंट्स इम्प्लाइज चेंज इन बिहेवियर बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेज। जो आपका बिहेवियर चेंज होता है वो जो बेस होता है कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि जो परिणाम आए हैं जैसा आपने बिहेवियर एटीट्यूड किया है उससे होता है। सम एज अ इंडिविजुअल होप टू गेन रिवॉर्ड और अवॉइड पनिशमेंट फ्रॉम द अनदर ग्रुप ऑफ अ पर्सन। तो वो क्या होता है, आपका कंप्लेंट्स के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि डिस्कशन से रिलेटेड, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन की।
आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या आएगा, लाइक यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है अकरेंस व्हेन अ पर्सन फॉर्म और चेंज हिज एटीट्यूड बिकॉज दिस अडॉप्शन हेल्प हिम establish और मेंटेन अ पॉजिटिव सेल्फ डिफाइंड रिलेशनशिप विद इन्फ्लुएंस एजेंट। यहाँ पे बोला गया कि आपने अपनी सोच को बदल दिया है बिकॉज किसी के साथ पॉजिटिव रिलेशन बनाना है। आपने क्या किया, अपनी सोच को बदल दिया, अपने बिहेवियर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यहाँ पे लिख सकते हो आप एटीट्यूड चेंज बिकॉज आपको क्या करना है, किसी के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना है, पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट करना है। ओके मान लीजिए कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी जो बच्चा है वो रो रहा है, उसको क्या चाहिए, टॉय चाहिए, वो इसीलिए रो रहा है, ठीक है। तो अब जो वो अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है या उस तरीके का वो एटीट्यूड करता है, लाइक मान लीजिए वेल मैनर में बिहेव कर रहा है, वेल मैनर में वो काम कर रहा है, जो भी उसको पेरेंट्स ने उसको काम बताया वो ही काम कर रहा है, तो वो क्या हुआ कि वो अपने पेरेंट्स के साथ पॉजिटिव क्या कर रहा है, रिलेशनशिप बना रहा है, और क्या करने के लिए, अपने टॉय को लेने के लिए। ओके तो ये आ जाता है आपका आइडेंटिफिकेशन के अंदर। थर्ड की अगर मैं बात करती हूँ इंटरनलाइजेशन, आइए हम पढ़ते हैं इंटरनलाइजेशन के अंदर क्या आएगा। Internalization involve adopting an attitude because it concurrent with one overall value system. This approach make an important contribution toward and understand the condition that influence the maintenance and stability of the attitude change। यहाँ पे आता है कि हम कोई भी न्यू एटीट्यूड को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट कर लेते हैं, क्यों अडॉप्ट कर लेते हैं, बिकॉज इट्स मैच अवर वैल्यू सिस्टम, वैल्यू सिस्टम। देखिए यहाँ पे पढ़ी, द न्यू एटीट्यूड और बिहेवियर कंसिस्ट विद इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम एंड ट्रेंड्स टू मर्ज विद इंडिविजुअल एग्जिस्टिंग वैल्यू एंड बिलीफ। ओके तो आपको यही ध्यान रखना है कि इंटरनलाइजेशन में क्या आता है कि हम किसी भी नए एटीट्यूड को अडॉप्ट कर लेते हैं, नई वैल्यू को अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारी वैल्यू सिस्टम को क्या कर रही है, मैच कर रही है, इसलिए हम नए एटीट्यूड को अडॉप्ट कर रही हैं। नेक्स्ट आता है फिर आपका सोशल जजमेंट थ्योरी। सोशल जजमेंट थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे Social judgment theory was originally formulated by the Streif and Hovland. This theory attempt to explain how existing attitude produce distortion of attitude related object से related जो हमारा attitude होता है, okay, so वो कैसा होएगा, और एंड हाउ दी जजमेंट मीडिएट एटीट्यूड चेंज, या फिर बीच के अंदर जो हमारा जो एटीट्यूड चेंज होता है वो क्यों होता है, तो उसके बारे में सोशल जजमेंट थ्योरी के अंदर आपको बताया गया है। 10 पर्सन इनिशियली एटीट्यूड टुवर्ड एन इशू, यानी कि जो इनिशियली जो एटीट्यूड होता है ना किसी भी पर्सन का, अगर आपको मान लीजिए जैसे कि कोई आपको नई इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है, सो उसके टुवर्ड जो आपका एटीट्यूड होता है वो कैसा होता है, सो उसको इसने बोला है सर्व एज एन एंकर फॉर द जजमेंट ऑफ एटीट्यूड रिलेटेड स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब क्या, जिससे आप प्रेरक हुए हो और वहां से अगर आपको कोई नई इंफॉर्मेशन मिली है उसको हम क्या बोलेंगे, उस एट दैट टाइम आप कैसा एटीट्यूड करते हो इनिशियल में, उसको हम बोलते हैं एज अ एंकर। द पर्सन इनिशियली एटीट्यूड एंड इशू प्रोवाइड पॉइंट रेफरेंस अगेंस्ट विच ही इज इवेल्युएटेड अदर ओपिनियन। नेक्स्ट अगर फिर हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए जो इनिशियल एटीट्यूड होगा उसको तो बोल दिया इसने एंकर। अब अगर जो वो न्यू इंफॉर्मेशन है अगर वो मैच कर जाती है, मैच विद योर ओपिनियन, देन आप क्या कर लेते हो, उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। अदरवाइज क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। अगर आपके ओपिनियन को वो इन्फॉर्मेशन मैच कर जाती है तो एक्सेप्ट कर लोगे, नहीं करती तो आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। इसके अंदर कुछ की वर्डिंग दी गई है जो कि आपको याद रखनी है, पेपर के अंदर आपकी जो वर्डिंग है वो आ सकती है। सो यहाँ पे बोल रखे हैं कि द व्यू कैन बी कंसीडर इन टर्म एज एटीट्यूडल कॉन्टिनम एंड कैन बी कंसीडर एज द कॉम्प्रेस ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का वर्ड बोला गया, इसने बोला लैटिट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस कब होगी, जब आपका जो ओपिनियन है वो आप क्या कर लोगे, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर आप बात करते हो रिजेक्शन की, अगर बात करते हो रिजेक्शन के एरिया की अगर बात करते हो, तो अगर आपका ओपिनियन जो है वो मैच नहीं हुआ तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आता है एटीट्यूड ऑफ रिजेक्शन विच इज द रेंज ऑफ ओपिनियन ऑफ द
इंडिविजुअल फाइंड ऑब्जेक्शनेबल होगा तो आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे आती है कि द एटीट्यूड इज नॉन कमिटमेंट। नॉन कमिटमेंट कब होगा, जब ना ही तो आपने एक्सेप्टेंस दी और ना ही आपने रिजेक्टेंस दी, तो क्या हो जाएगा आपका, नॉन कमिटमेंट हो जाएगा। ओके, तो ये सारा हमने पढ़ा है एटीट्यूड के बारे में, एटीट्यूड की थ्योरीज के बारे में। तो यहाँ पे आपको लर्न क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे नंबर 1 तो एटीट्यूड होता क्या है, एटीट्यूड क्या होता है, वैल्यू, बिलीफ, ओपिनियन क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन हम बात करेंगे फिर कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड की। कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड के अंदर क्या आएगा, एबीसी मॉडल आएगा। ये आप अपने नोट्स में प्रिपेयर कर लेना ताकि आपको एग्जाम के टाइम कुछ ज़्यादा रीडिंग करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, तो सिर्फ आप नोट्स के अंदर से ही पढ़ सको और अपने कंसेप्ट को जो है वो क्लियर कर सको। देन हमने किए हैं यहाँ पे मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड। मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड के अंदर आ जाता है आपका एटीट्यूड सर्वे, रेटिंग स्केल, वो सारे आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेना जो जो भी मैंने आपको करवाई हैं आपको, ठीक है। फिर हमने किया है थ्योरीज के बारे में। थ्योरीज के बारे में हमने पढ़ा है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे हमने की है, मैं थोड़ा सा डायग्राम आपको बनवा देती हूँ। यहाँ पे की हमने कोग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी, ओके। एंड सेकंड हमने की फर्दर इसके क्या किए, हमने पार्ट्स किए हैं। कौन कौन से पार्ट्स किए हैं हमने, फर्स्ट वन यहाँ पे बैलेंस थ्योरी, सेकंड आएगी फिर आपकी कॉन्ग्रुइटी थ्योरी, थर्ड आएगी इफेक्टिव कोग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी, एंड फोर्थ आती है फिर कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा है फंक्शनल थ्योरी, देन फंक्शनल के अंदर हमने पढ़ा है कंप्लेंट्स पढ़ा है, आइडेंटिफिकेशन पढ़ा है, इंटरनलाइजेशन पढ़ा है, एंड देन हमने पढ़ा है सोशल जजमेंट। ओके, सो ये सारा हम बेसिकली हमने किया है आज के लेक्चर के अंदर, और यहाँ से हमारा कंप्लीट एटीट्यूड के बारे में होता है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपका एटीट्यूड के अंदर, क्योंकि हमने सारी थ्योरीज कर ली है, स्केल कर लिए हैं, एटीट्यूड होता क्या है उससे रिलेटेड हमने टर्म को स्टडी कर लिया है। होप सो आप सभी को ये लेक्चर पसंद आएगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू एवरीवन।